आनंद प्रकाश जी तिवारी जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, वहां से आते हैं जहां से 2 बार मोदी जी जीत कर गए हैं चुनाव, बनारस। और उत्तर प्रदेश की राजनीति समाजवादियों और भाजपा के बीच में बटी हुई है। तो उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, देश की राजनीति को कैसे नेतृत्व देने की क्षमता उत्तर प्रदेश विकसित कर रहा है, और विपक्ष की आवाज कैसे बन सकता है, हम जानेंगे तिवारी जी से। चलिए हम बनारस से शुरू करते हैं सर। ये पिछले सप्ताह को हम मोदी बनाम ट्रंप की चर्चा के रूप में देख सकते हैं। ट्रंप की चर्चा पर हम आए उससे पहले हम मोदी की चर्चा में आते हैं। मोदी हमारे बनारस से आते हैं और पिछले दिनों जो भारत पाक का विवाद शुरू हुआ नकली उसमें बनारसी है वो, तिवारी जी नकली बनारसी है। उसको इन्होंने भरपूर भुनाने की कोशिश की और सेना का यूनिफॉर्म पहन के और बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग पूरे देश भर में लगे और इनका रोड शो भी होता रहा। लेकिन उस जगह ये नहीं गए जहां लोग मारे गए, या उस जगह ये नहीं गए जहां ये तात्कालिक रूप से युद्ध की छाया पड़ी थी। पुंछ नहीं गए, ये राजौरी नहीं गए, पुलवामा नहीं गए, लेकिन ये पूरे देश भर में दौरा करते रहे। और उसके बाद इन्होंने बड़े जोरदार तरीके से घोषणा किया कि ऑपरेशन सिंदूर हम चला रहे हैं और हम सिंदूर की लाज रखेंगे। खैर उसका क्या हश्र हुआ, कैसे हश्र हुआ, ये तो आप लोगों ने देखा। और अभी जो फिलहाल जो चीज उस बीच से अपना निकल के आई कि कोई भी सवाल किया जाता है तो ये होते हैं कि सेना की हमारे सर पर ये प्रश्नचिन्ह खड़ा किया जाता है। लेकिन बनारस की एक बेटी शिवांगी, जो राफेल की पहली पायलट का गौरव उसे प्राप्त है, बनारस की बेटी है और बनारस का प्रतिनिधित्व करते हैं मोदी जी। पूरा देश ये जानना चाहता है कि शिवांगी इस समय कहाँ है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि 6 राफेल आपके मार के गिराए गए हैं, इसकी सत्यता क्या है, आप बताइए। लेकिन ये उसको बताने की स्थिति में नहीं है या ये नहीं बताना चाहते हैं, जबकि पूरी दुनिया के पैमाने पर और पूरा देश ये जानना चाहता है कि इनके मित्र जो ट्रंप हैं, जिन्होंने पूरा टैरिफ वार के जरिए पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा था, और उनका ये कहना है कि हम तो शांति के प्रतीक हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, हम तो व्यापार करते हैं, और व्यापार करने के लिए ही उन्होंने रूस और यूक्रेन का भी युद्ध वो बंद कराने की अपनी कोशिश की, अपना गाजा में भी युद्ध बंद कराने की कोशिश की, और अब तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भारत पाक में युद्ध में हमने विराम लगाया। जबकि यहाँ स्थिति यह है कि भारत सरकार कह रही है कि युद्ध तो हुआ ही नहीं, युद्ध की घोषणा ही नहीं। हम तो जो हमारे यहाँ आतंकी हमला हुआ था उस आतंकी हमले का हमने प्रतिकार किया था और वहां पर उनके आतंकी अड्डों को हमने समाप्त किया, हम युद्ध नहीं किए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो आतंकी हमला जो आप किए, जिन 4 आतंकियों को आपने चुन लिया था, आपने पहचान लिया था, वो आतंकी कहाँ गए, वो आतंकी कहाँ से आए। वो आतंकी बाकायदे जाते हैं, उन लोगों का इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू करके हिंदू है कि मुस्लिम है, तरह तरह के आधे घंटे पूरा इंटरव्यू चलता है और उसके बाद उनकी हत्या की जाती है और वो वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। वो सुरक्षित निकल गए या उन्हें निकाला गया, वो वहां पहुंचे या उसे पहुंचाया गया, ये सारी चीजें प्रश्न चिन्ह पर, इन सब पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और यह प्रश्न चिन्ह तब और तगड़ा हो जाता है जब ये पुलवामा के कांड के समय के सत्यपाल मलिक, जो उस समय वहां पर राज्यपाल हुआ करते थे, उन्होंने जब आरोप लगाया कि मैं कह रहा था उसके बाद भी नहीं हुआ, और वो सारी उनकी जांच को ठंडे बस्ते में रख करके उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया गया। और आज सतपाल मलिक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं और उनके ऊपर चार्जशीट दायर कर दी गई है, वो फर्जी चार्जशीट दायर कर दी गई है, जो कि आज की तारीख में भी सतपाल मलिक बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ईडी के छापे हुए, सीबीआई के छापे हुए, उसमें क्या मिला, आप हमको बताइए।
लेकिन उनको नहीं बताया जा रहा है और उनको प्रताड़ित करने का बार बार काम किया जा रहा है। 1 महीने से वो आदमी आईसीयू में है और इनका ट्रोल गैंग उसके पीछे, उनके भी पीछे पड़ा हुआ है कि यह तो धोनी है, यह तो उसके डर से अपना अस्पताल में भर्ती हो गया है। और ऐसी हालत में एक चीज और हम कहेंगे कि स्वागत करने योग्य है। हम लोगों ने भी उसको स्वागत किया था। हम लोगों ने भी बनारस में उपवास रखा था कि गाजा में जो बच्चे भूखमरी के शिकार होने वाले हैं उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाई जाए। उनके लिए राहत सामग्रियां जो भी पहुंचाई गई है, इजराइल उसको कब्जा कर लेता है, उनको अरेस्ट कर लेता है या उन पर बम्बार्ड करता है। लेकिन अभी जो सूचना निकल के आ रही है कि स्वीडिश नागरिक ग्रेटा को लेकर के राहत सामग्री वहां जा रही है। अब देखते हैं उनका क्या हश्र होता है, कैसे हश्र होता है। और उसके बाद ये आज की तारीख में मोदी और ट्रंप, ये दोनों लोग कहीं न कहीं से अपने आप को विश्व शांति का चैंपियन साबित करने के लिए लगे हुए हैं। उसमें मोदी जी ने तो 88 देशों की यात्रा भी कर डाली और हर जगह उन्होंने शांति का संदेश दिया। और उनके शांति का संदेश का असर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो अलग बात है। लेकिन जब भारत में अशांति हुई या अशांति पैदा की गई तो उस समय इनके साथ एक भी देश इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमारे विश्व गुरु का तो जो कंपटीशन ये इनका ट्रंप से जारी है तो वह तो कहीं न कहीं से खंडित हुआ है। ट्रंप की भी स्थिति यह है कि ट्रंप जिस घनघोर तरीके से उभरे थे, आए थे, आज की तारीख में उन पर भी डेंट लग गया है। जो वहां बिल वो 414 बनाम 415 से पारित करवाए थे, उसमें से जो इनके सबसे बड़े सपोर्टर थे मस्क अब इनसे नाराज हो गए हैं। और मस्क का कहना है कि हम इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, महाभियोग लाएंगे और हम इनको हटाएंगे। और यह स्पष्ट रूप से आज की तारीख में हो गया है कि इनके 3 सांसद मस्क के संपर्क में हैं। मतलब इनके 415 में से 3 लोग माइनस हो रहे हैं। वो माइनस हो रहे हैं मतलब उनका 415 412 हो जाएगा। तो फिर ऐसी हालत में ये अगर 3 सांसद उनके साथ जुड़ जाते हैं तो वो 414 417 हो जाएगा। तो ऐसी हालत में अमेरिका की भी स्थिति डावाडोल होने की स्थिति में है। मस्क जो शांति के नोबेल पुरस्कार का अपने आप को दावेदार समझ रहे थे, वो चीज भी सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। अब उसके बाद इन्होंने जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर घर घर सिंदूर बांटने की इन्होंने घोषणा किया था, उसकी स्थिति ये हुई हमारे विश्व गुरु का कि अब वो कह रहे हैं नहीं, मैं सिंदूर नहीं बांटूंगा, मैं तो सिंदूर का पेड़ लगाऊंगा। और इनके कैंपस में एक सिंदूर का पेड़ बाकायदे बाजे गाजे के साथ जिस तरीके से इन्होंने ये राम की उंगली पकड़ करके अयोध्या में लाए, उसी तरीके से राम की उंगली पकड़ करके अयोध्या में आए और वो राम ने ही इनको श्राप दे दिया, शापित कर दिया। और अपने ही जगह में उन्होंने कहा कि नो गेट आउट, अयोध्या में ये तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, अयोध्या का सांसद अवधेश प्रसाद होगा। तो इसी तरीके से इनके उस कैंपस के उस बड़े लॉन में जिस भव्य तरीके से सिंदूर का वृक्षारोपण किया गया, सिंदूर लगाया गया, अब देखते हैं इनका वो सिंदूर कहां तक पहुंचता है। और इसी बीच हमारे मोदी जी का एक और आया कि इन्होंने G7 G20 और क्या क्या करके विश्व गुरु का अपना ढोंग रचे थे कि हम तो पूरी दुनिया हमें नतमस्तक है, हमें मान रही है। उसने इन्हें आमंत्रित तक नहीं किया। खैर जो भी जैसे हो, ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का तो इन्होंने न्योता नहीं ले पाए। इनके विदेश मंत्री 1.5 महीने तक वहां टिके रहे, उसके बावजूद भी इन्हें न्योता नहीं मिला। हाँ, भारत को न्योता मिला और भारत का न्योता इसी शर्त पर मिला कि मोदी जी ये भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करने आएंगे, विदेश मंत्री प्रतिनिधित्व करने आए या कोई भी आए, मोदी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ नहीं आएंगे। उसी तरीके से G7 में भी अंतिम समय में इनको आमंत्रित मिला है, भारत को आमंत्रित मिला है। अब ये वहां जाते हैं, नहीं जाते हैं और नहीं कैसे जाएंगे, ये तो इंतजार कर रहे हैं। सच तो ये है कि ये जो शांति के मसीहा बने हुए हैं, ये घोषित तौर पर कहते हैं कि हम तो बिजनेस करते हैं, हमको युद्ध से कोई मतलब नहीं है। तो इनका बिजनेस मतलब
भारत का बिजनेस नहीं होता है। इनका धंधा मतलब भारत का व्यापार नहीं होता है। इनका धंधा इनके चंद कारपोरेट है, जिसके आगे पूरे देश की अस्मिता को ये सरेंडर करते हैं। पूरे देश की अस्मिता को दांव पे लगा करके उनको बिजनेस कराते हैं। अब सवाल ये है आने वाले दिनों में कि जिस तरीके से अमेरिका के चंद कारपोरेट के पास पूंजी है, उसके चलते अमेरिका दुनिया का सिरमौर बना हुआ है, और उसमें से केवल ट्रंप, आज की तारीख में ये कहा जा रहा है कि ट्रंप अगर केवल अपनी पूंजी निकल करके वहां से बाहर आ जाए तो अमेरिका की हालत पस्त हो जाएगी, हालत खस्ता हो जाएगा। तो उसी तरीके से भारत में भी मोदी ने पूरी देश की अस्मिता, पूरी देश की संसदा एक आदमी, एक कारपोरेट के हिस्से कर दिया है। अगर वह कारपोरेट भी यहां से भाग गया, और निश्चित रूप से भागेगा, जब ट्रंप का साथ मस्क छोड़ सकते हैं, छोड़ने के लिए मजबूर हो सकते हैं, तो मोदी को छोड़ते अडानी को कितनी देर लगेगी। और अडानी जिस तरीके से अपना साम्राज्य फैलाया है, पाकिस्तान के साथ वो धंधा कर रहा है, बांग्लादेश के साथ वो धंधा कर रहा है, चीन के साथ वो धंधा कर रहा है, ईरान के साथ वो धंधा कर रहा है। दुनिया के पैमाने पर मोदी से ज्यादा शक्तिशाली, मोदी से ज्यादा पावरफुल आज की तारीख में अडानी हो गया है, और सारी संपदा। तो अगर अडानी भी यहाँ से पूरी पूंजी लेकर के चला जाता है तो क्या होगा। इस बीच एक और बात आई है, विजय माल्या। विजय माल्या ने पहली बार एक लंबी चुप्पी के साथ उन्होंने अपना खोला है कि 9,000 करोड़ लेकर के नहीं भागा था। ये पहली बात, तो आप अपना फिगर दुरुस्त कीजिए। मैं 6,000 करोड़ का कर्जा लिया था और मैं भागा नहीं था। मैं बाकायदे मोदी जी के नॉलेज में अरुण जेटली से बात करके मैं गया था, और उस 6,000 के बदले मैंने 16,000, उस 6,000 के बदले हमने 16,000 करोड़, 14,000 करोड़ हमने मोदी को दिया है, मोदी ने हमसे लिया है। इस सारे चीजों के खुलासे के बावजूद भी मोदी आज की तारीख में भी चुप है। वो संसद बुलाने की उनसे बार बार मांग की जा रही है, वो संसद का विशेष सत्र नहीं बुला रहे हैं, और मानसून सत्र को 1.5 महीने पहले उन्होंने घोषित कर दिया, केवल यह कहने के लिए कि अब विशेष सत्र की आवश्यकता नहीं है, जबकि विशेष सत्र की आवश्यकता है। जो रेगुलर सत्र है उस सत्र से इसका मतलब ही नहीं है। विशेष सत्र में विशेष तरीके की बातें होगी, जो विशेष तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जो देश को हाथ में डूबा हुआ है। देश का एक एक नागरिक जिन प्रश्नों का जवाब चाहता है, उन प्रश्नों का जवाब मानसून सत्र में नहीं मिल सकता है, मानसून सत्र में नहीं आएगा। तो ये उससे भाग रहे हैं, बार बार भाग रहे हैं, और अब तो स्पष्ट हो गया ये विशेष सत्र नहीं बुलाएंगे, वहां बुलाएंगे नहीं। सर्वदलीय बैठक होगी, उसमें आएंगे नहीं, उसमें इनके चंगू मंगू लोग आकर के खाली हल्ला हड़कम मचाएंगे, और जो वहां निर्णय होगा उसको बाद में मोदी जी कहेंगे कि ये तो हमारा निर्णय ही नहीं था। तो ऐसी हालत में देश निश्चित रूप से इस समय बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, बड़े अविश्वास के माहौल से गुजर रहा है, और दुनिया की स्थितियां जिस तरीके से बदल रही हैं, उसमें भारत को एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। अभी अभी जैसे पता चला कि यहाँ का अमेरिका ट्रंप महोदय जो बार बार कहते हैं, 14 बार कह चुके, और अपने कोर्ट में भी उन्होंने वो एफिडेविट देके कहा कि हमने युद्ध रुकवाया। उसका कारण जो सबसे बड़ा कारण था कि पश्चिमी देशों का जो शस्त्र था वो शस्त्र कमजोर पड़ गया, उस पर चीन का अपेक्षाकृत तिहाई दाम का, तिहाई मूल्य के शस्त्र उसके ऊपर भारी पड़ गए, जिसके चलते वहां की मार्केट डाउन हो गई, रफाल की मार्केट डाउन हो गई, और फ्रांस की मार्केट डाउन हो गई। जिस अपनी कमजोरी से बचने के लिए, छिपाने के लिए उन्होंने जबरदस्ती, अब मोदी का कौन सा ऐसा कमजोर नब्ज है जिसको कि ट्रंप ने पकड़ रखा है, और उसको जब तक दबा करके इनसे जो चाहे सो करवा लेता है। और तो ऐसी हालत में चीन को भी अपने अत्याधुनिक अस्त्रों का प्रयोग करना है, जिस प्रयोग की सबसे अच्छी भूमि अगर कोई हो सकती है तो भारत हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है। और ये बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर
सीज फायर हुआ है, युद्ध बंद नहीं हुआ है, तो पहली बात तो देश ये जानना चाहता है कि आपने युद्ध किया कि नहीं, युद्ध छेड़ा कि नहीं, और अगर सीज फायर हुआ है तो क्या चीन के अस्त्रों का प्रयोग करने के लिए एक बार फिर युद्ध होगा। और ऐसी हालत में जब यहाँ पर ये खाली रोड शो कर रहे हैं और कहीं से कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है, देश के अंदर भी, जनता के अंदर भी, सरकार भी मूर्छावस्था, विक्षिप्तावस्था में पड़ी है, वहीं पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं, वहां पर वो लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि 80 साल के अंदर जो पाकिस्तान पर भारत हावी हुआ करता था, यूएनओ में हावी हुआ करता था, उस यूएनओ में भी उन्होंने वो जो आतंकवाद विरोधी कमेटी है उसमें वो पदाधिकारी हो गया है। तो निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान का जो पलड़ा, एकदम से भारत भारी हुआ करता था, पाकिस्तान के सामने कुछ नहीं था। आज की तारीख में ट्रंप ने भी, और जो स्थितियां परिस्थितियां उसमें पाकिस्तान को भारत के पलड़े में बराबर रख दिया गया है और कहीं न कहीं से पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो गया है। ऐसे में पिछला सप्ताह भारत के लिए बहुत ही दुखद सप्ताह साबित हो रहा है, और वो दुखद भारतीय जनता के लिए नहीं, क्योंकि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व ऐसा नेतृत्व कर रहा है जिसके चलते भारत के ऊपर संकट आ रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि आने वाले सप्ताह से हम उम्मीद करते हैं कि भारत इससे निजात पाएगा, अपने एक क्रांतिकारी और एक मजबूत नेतृत्व के रूप में हमको उभरता हुआ कुछ न कुछ जरूर दिखाई पड़ेगा। नहीं, भारत के लिए बहुत संकट की स्थिति है। जी।